Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना, क्लिक करोगे तो अपने आप वो चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। मैं आपको सारे सोर्सेज से आर्टिकल्स को कवर करवाता हूँ। देखो होता क्या है, डेली बेसिस पर इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है 7 से 7:30 के बीच में। लेकिन आपको ध्यान रखना है द हिंदू के वीडियो में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, उसमें चाहे वो एडिटोरियल डिस्कशन हो, बाकी सारा न्यूज़ डिस्कशन हो, वो सब मैं करता हूँ विद स्पेशल नोट्स। सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो द हिंदू के अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस एक इंपॉर्टेंट अलग से सोर्स हो गया। उसके बाद पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया। देन उसके बाद डाउन टू अर्थ हुआ। तो यहाँ पर ये सारे सोर्सेज का कंपाइलेशन, इन सारे सोर्सेज से काफ़ी सारे आर्टिकल्स को निकाल कर इस डेली करंट अफेयर के वीडियो में कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो पर थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इस वीडियो को बना दिया गया है आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल का क्राइसिस चढ़ चुका है, मतलब कि यहाँ पर पाम ऑयल की कमी हो चुकी है इंडोनेशिया के अंदर। इतना बड़ा शॉर्टेज हुआ है, कैसे हुआ वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यह है जानना कि इस पाम ऑयल के क्राइसिस की वजह से भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम लोग ये जो एडिबल ऑयल होता है, मतलब खाने वाला जो तेल होता है, इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो भारत के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर में, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे वीडियो के अंदर। तो सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से ये पूरा आर्टिकल पब्लिश किया था कि भाई हाँ, इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल क्राइसिस हो चुके हैं और भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये आर्टिकल मैंने पूरा पेस्ट कर दिया है, चाहो तो आप लोग रीड कर लेना। इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट किया है ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाओ। पहला यहाँ पर पॉइंट, इशू क्या है। इशू यहाँ पर यह है कि देखो, ये मतलब किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर बात है। ठीक है, बहुत यहाँ पर अद्भुत बात देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया अपने आप में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है इस पाम ऑयल का, और उसी के कंट्री के अंदर ही यहाँ पर एक शॉर्टेज हो गया। तो ये अपने आप में एक चिंतित वाली बात है कि हाँ भाई, एक ऐसी कंट्री जो कि दुनिया में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, और उसी कंट्री में शॉर्टेज हो जाना, तो ये अपने आप में यहाँ पर एक थोड़ी सी मतलब कंसर्न पैदा करने वाली बात तो बन जाती है। लेकिन बात हम यहाँ पर कर रहे हैं पाम ऑयल की। ठीक है, तो पाम ऑयल के मामले में इंडोनेशिया एक टॉप की कंट्री देखने को मिल जाती है जो कि लगातार बहुत सारा प्रोडक्शन और बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करती है। पाम ऑयल है क्या? तो ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, इसको खाया जाता है। ये जो तेल है इसको हम लोग मंगाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑयल पाम होता है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये आपने पिक्चर देखा होगा। ठीक है, इसमें से यहाँ पर ये पाम ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर इसका एक फल होता है और वो जो फ्रूट है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लो यहाँ पर इस प्रकार से फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर यहाँ पर एक बीज देखने को मिल जाएगा। तो अंदर जो बीज है ये तो हम लोग इसको सीड बोलेंगे। सीड के बाहर वाला जो ये बाउंड्री वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। और इसके भी बाहर वाला हिस्सा बचा, कौन सा हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा बचा है पूरा का पूरा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं मेसोकार्प। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको हम लोग पाम ऑयल के नाम से जानते हैं, तो पाम ऑयल इस फल के मेसोकार्प इस वाले हिस्से से निकाला जाता है। प्लस ये जो ऑयल है इसका हम लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और एक सबसे बड़ा जो शॉर्टेज हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं बायोफ्यूल की वजह से भी हुआ है। तो बायोफ्यूल क्या होता है और कैसे आज के टाइम पर पाम ऑयल का इसके अंदर यूज़ हो रहा है, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊँगा।
तो ये तो हमने डिस्कस किया ओवरव्यू, आखिरकार क्या क्या चल रहा है और पाम ऑयल का कैसे शॉर्टेज हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडोनेशिया की लोकेशन देखते हैं। पहले यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा महान भारत हुआ और इंडिया के कंपैरिजन में आप नीचे आओगे, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये सब मिलाकर पूरा का पूरा इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इंडोनेशिया के मैप को जूम करें तो आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा और इसकी कैपिटल यहाँ पर जकार्ता आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया के अंदर कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। तो ये जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है साल 2021-22 का अगर हम लोग देखें अक्टूबर से सितंबर के मंथ का, तो इंडोनेशिया में लगभग 45.5 मिलियन टन्स का ये प्रोडक्शन हुआ था। और लगभग आप कह सकते हो जो दुनिया भर के अंदर प्रोडक्शन है उसका यहाँ पर 60% प्रोडक्शन इंडोनेशिया ने खुद किया था। तो इंडोनेशिया मतलब दुनिया में एक टॉप की कंट्री है जो कि पाम ऑयल को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर बेचती है। और इंडोनेशिया के बाद जो सेकंड कंट्री निकल कर आती है वो है मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने जो प्रोडक्शन किया था वो 45.5 मिलियन टन्स का किया था और मलेशिया ने किया था 18.7 मिलियन टन्स का। ये साल 2021-22 अक्टूबर से सितंबर के महीने की चर्चा हो रही है। और इसी के साथ में यहाँ पर बोला गया जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है वो भी यहाँ पर इंडोनेशिया बनता है। और एक्सपोर्ट कितना किया इंडोनेशिया ने, लगभग 29 मिलियन टन्स तक का ये पाम ऑयल को एक्सपोर्ट किया था। और इंडोनेशिया के बाद ऑब्वियस ही बात है सेकंड कंट्री मलेशिया ही बनेगा, इसने एक्सपोर्ट किया था 16.22 मिलियन टन्स तक का। क्लियर हुआ? तो ये तो आपने सिनेरियो देख लिया कि हाँ वाकई में इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पाम ऑयल देखने को मिलेगा। बट सिचुएशन कैसे बिगड़ गई इंडोनेशिया के अंदर वो समझते हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो डोमेस्टिक प्राइस हैं इन कुकिंग ऑयल के, ऑब्वियसली बात है जो एक कुकिंग ऑयल है इसका जो प्राइसेस है, जो इनके दाम है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज के टाइम पर लगभग 14,000 इंडोनेशियन रुपी से लेकर 22,000 इंडोनेशियन रुपी पर लीटर ये आपको तेल देखने को मिलेगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, 14,000 इंडोनेशियन? तो यहाँ पर हाँ, इसके लिए घबराओ मत, क्योंकि 14,000 इंडोनेशियन जो रुपया है बेसिकली वो यहाँ पर $1 से भी कम हुआ, लगभग यहाँ पर इंडियन रुपी 74 के आसपास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुन के घबरा मत जाना, ये 14,000 इंडियन रुपी नहीं है, ये इंडोनेशियन रुपया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इतने रुपए तक का ये तेल पहुँचा मार्च 2021 एंड मार्च 2022 में। हुआ क्या, यहाँ पर ये प्राइस लगातार बढ़ते हुए चले गए। पहले 14,000 इंडोनेशियन रुपया था, फिर इसको बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये 22,000 इंडोनेशियन रुपया पहुँच चुका था। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा सिनेरियो देखने को मिलेगा कि तेल के दाम बहुत बढ़ गए। और रिसेंटली क्या हुआ, जो वहाँ की सरकार इंडोनेशिया की, इन्होंने एक कैप लगा दिया इसके ऊपर। कैप मतलब यहाँ पर एक मेजर पॉइंट सेट कर दिया कि भाई जो 14,000 इंडोनेशियन रुपया के अलावा इसके ऊपर कोई भी दाम नहीं बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी दाम नहीं बढ़ाएगा, ये यहाँ पर इंडोनेशिया की सरकार ने बोल दिया। और इसी की वजह से क्या हुआ, लोगों ने फिर अपने पास प्रोडक्ट रखना बंद कर दिया, उनका नुकसान हो रहा था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिसअपियर हो गया, मार्केट से ख़त्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा कारण है शॉर्टेज का कि भाई दाम बढ़ रहे थे, सरकार ने क्या किया, एक दाम सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा कोई बढ़ाएगा नहीं, लोगों ने रखना बंद कर दिया, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक है, मार्केट से गायब हो गया वो प्रोडक्ट। और आज के टाइम पर जो लोग हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पर तेल के लिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों को तेल की आवश्यकता है, जो इनको भी तेल की आवश्यकता है वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, घंटों तक यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं। ठीक है, एक पैकेट के लिए, 2 पैकेट के लिए, तो उसके बाद यहाँ पर इनको तेल मिल पा रहा है और वही बहुत महंगे दाम में तेल मिल पा रहा है। तो ये सिचुएशन है इंडोनेशिया की। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि भारत कितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया और मलेशिया से, क्योंकि इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर है और उसके बाद यहाँ पर मलेशिया सेकंड नंबर पर है। तो आप देख पाओगे ये डेटा है 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 और 21-22। तो हम लोग 21-22 वाले पे फोकस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमने क्रूड पाम ऑयल, कच्चा जो पाम ऑयल है, वो हम लोगों ने इंडोनेशिया से लगभग 12.27 लाख टन परचेज किया था और मलेशिया से हमने थोड़ा ज़्यादा परचेज किया है। आप देख पाओगे 28.43 लाख टन परचेज किया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर खुद अपने यहाँ पर शॉर्टेज हो चुका है, इनके यहाँ पे तो खुद कमी चल रही है तेल की। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग भी कहाँ पे शिफ्ट हो गए, मलेशिया की तरफ शिफ्ट हो गए। तो आप लोग देख पाओगे हमने पाम ऑयल जो है वो आज के टाइम पर मलेशिया से खरीदना थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आखिरकार हुआ क्यों, ये रीज़न क्या था, मतलब किस चीज़ की वजह से तेल के दाम बढ़ गए, या फिर आप कह सकते हो किस चीज़ की वजह से तेल की कितनी कमी पड़ गई है इंडोनेशिया के अंदर। तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल कवर करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है रशिया यूक्रेन की वॉर।
रशिया यूक्रेन की वॉर के चक्कर में यहाँ पर ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, देखो जो पॉसिबल रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि सप्लाई के अंदर जो भी डिसरप्शन हुआ है वो रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हुआ है। क्योंकि जब हम लोग इंडोनेशिया मलेशिया के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को इन दोनों कंट्री के बारे में बताया कि भाई यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में चर्चा करते हैं तो रशिया यूक्रेन भी जो सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर सनफ्लावर ऑयल के कौन कौन है? रशिया और यूक्रेन। और दुनिया में एक टॉप प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर पाम ऑयल का कौन है? इंडोनेशिया और मलेशिया। अब आप कहोगे इन दोनों का क्या कनेक्शन, तो आपको मैं भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चली तो इनके साथ जो भी कंट्रीज उन्होंने व्यापार रोक दिया। अब यहां पर होता क्या है, यूक्रेन रशिया की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन रशिया दोनों साथ में मिलकर 80% का जो ग्लोबल ट्रेड है वो संभालते हैं सनफ्लावर ऑयल का। और जो इंडोनेशिया और मलेशिया ये दोनों पाम ऑयल का 90% व्यापार संभालते हैं। मतलब इतना इतना शेयर इन्होंने कैप्चर कर रखा है। दुनिया भर का जो सनफ्लावर और पाम ऑयल है वो इन चारों कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई हुई तो ट्रेड हो नहीं पाया, ये लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई खरीद नहीं पा रहा है, सैंक्शन लग चुके हैं रशिया के ऊपर। तो ये सारी सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, रशिया यूक्रेन से तेल निकला ही नहीं। अब रशिया यूक्रेन से तेल नहीं निकला तो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा नहीं। अब इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा नहीं तो फिर लोग कहां पर शिफ्ट हो गए, लोग पाम ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गए। तो लोग यहां पर तुरंत पाम ऑयल की तरफ आगे बढ़े और पाम ऑयल को परचेज किया। और फिर उसके बाद आप देख पाओगे यहां पर इंडोनेशिया के अंदर खुद इसका एक डोमेस्टिक शॉर्टेज पड़ चुका है। इतना ज़्यादा यहां पर आप कह सकते हो इसकी डिमांड बढ़ चुकी है आज के टाइम पर। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अभी जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा था रशिया यूक्रेन सब बंद हो चुका है। क्योंकि ब्लैक सी के अंदर आपने देखा कितने सारे क्राइसिस क्रिएट हुए, ब्लैक सी से भी लगातार अटैक किया जा रहा था। उसके बाद रशिया ने चारों तरफ से यहाँ पर यूक्रेन की तरफ अटैक किया है। तो ब्लैक सी से कोई व्यापार हो नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार है वो रशिया यूक्रेन के जो भी जहाज़ हैं वो सामान लेकर यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हुए अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। तो ये सब बंद हो चुका था, इसकी वजह से सारे क्राइसिस क्रिएट हुए। अब उसका शॉर्टेज हुआ तो पाम ऑयल की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये क्राइसिस क्रिएट हुआ और इंडोनेशिया के अंदर डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गया। तो ये तो है पहला फैक्टर, जो कि पहला कारण है जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है भाई यहाँ पर पाम ऑयल का यूज़ बायोफ्यूल के अंदर करना स्टार्ट कर दिया गया है। आपने सुना होगा हम लोग काफ़ी सारे तेल को या फिर अलग चीज़ों को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेंगे जिससे यहाँ पर तेल कम लगेगा, थोड़ा सा ऑयल लग जाएगा। तो यही यहाँ पर पाम ऑयल के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, पाम ऑयल को पेट्रोल के साथ मिला रही है, इसको ब्लेंड कर रही हैं। और इसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो भाई पाम ऑयल अब पेट्रोल में आप डालोगे तो भाई खाएंगे क्या? तो यही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडोनेशियन सरकार ने साल 2020 से ही लगभग इन्होंने टारगेट बनाया कि हम लोग 30% ब्लेंडिंग करेंगे डीजल की विद पाम ऑयल। तो डीजल को पाम ऑयल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और 30% तक यहाँ पर ये मिक्सचर चल रहा है, जिसकी वजह से अगेन पाम ऑयल जो ज़्यादातर प्रोड्यूस हो रहा था वो इधर की साइड जाने लगा। और अगेन इसकी वजह से भी यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे चीज़ें हैं कि कैसे कैसे शॉर्टेज हुआ, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि चलो हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया, अब ये बताओ आखिरी चीज़ कि इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। तो भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर उससे ये समझोगे, पहले इस लाइन से काफ़ी कुछ समझ पाओगे। जब हम बात करते हैं भारत की, तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर है। मतलब कि हम लोग दुनिया भर से तेल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। हालांकि हम लोग भी खुद उगाते हैं, अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन चलता है, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद उसका कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा, हम लोग तेल खाते भी बहुत हैं, ये तो आपको ही पता होगा। तो खाने के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो जितना भी हमने प्रोड्यूस किया वो तो खा लिया, कंज्यूम कर लिया, उसके साथ साथ हम लोग बाहर कंट्री दूसरी कंट्री से भी मंगाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया जो भी हमारा एनुअल इंपोर्ट है, जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल, लगभग 14 से 15 मिलियन टन तेल यहाँ पर हर साल इंपोर्ट किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन ये जो नंबर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और पाम ऑयल लगभग 8 से 9 मिलियन टन तक इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है और उसके बाद सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। तो पाम ऑयल तो सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की चक्कर की वजह से जब इंडोनेशिया के अंदर सिचुएशन ख़राब हुई, इंडोनेशिया प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है पाम ऑयल की, तो हम लोग चले गए मलेशिया की तरफ।
मलेशिया की तरफ चले गए, ये ऐसा टेबल के अंदर दिखाया गया। टेबल कौन सी है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2021-22 का जब आप डेटा देखोगे, क्योंकि जब आप पहले वाला डेटा देखोगे 2015, 16, 16, 17, ये सारा डेटा देखो, तो इन सब के अंदर आप कंपेयर करोगे इंडोनेशिया मलेशिया को, तो इंडोनेशिया से हमने बहुत सारा कच्चा पाम ऑयल को परचेज किया है। लेकिन जब साल 2021-22 की बारी आती है तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडोनेशिया से कम परचेज किया और मलेशिया से ज़्यादा परचेज किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल जितनी भी चीज़ आपको समझाई जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से समझाई जा रही है, सब कुछ आपको एक फैक्चुअल और ट्रूथ वाला डेटा मिल रहा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में यूपीएससी के थ्रू, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है, अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब क्या है, आपको याद आ गया होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। पिछले 5 सालों के अंदर देखो, ये 2019 के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो 2019 के अकॉर्डिंग बताना। अभी यहाँ पर ईयर वाइज ये चेंज हो चुका होगा। तो 2019 के अंदर पूछा गया कि भाई पिछले 5 सालों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको भारत ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है। तो ऑप्शन ए स्पाइसेस, ऑप्शन बी फ्रेश फ्रूट, ऑप्शन सी पल्सेस, या फिर ऑप्शन डी वेजिटेबल्स। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे तो स्पाइसेस मसाले में तो हम यहाँ पर खुद बेहतर हैं, फ्रेश फ्रूट में भी हम अच्छे हैं, पल्सेस में भी अच्छे हैं। तो वेजिटेबल ऑयल कुछ ऐसा है जिसमें अच्छे होने के बाद भी कंजम्पशन ज़्यादा है और उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो गया, वेजिटेबल ऑयल। तो करेक्ट आंसर वेजिटेबल ऑयल हो गया। जो वेजिटेबल ऑयल है ये हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंपोर्ट होता है वो दालों का होता है, पल्सेस का होता है। फिर थर्ड हाईएस्ट इंपोर्ट हम लोग करते हैं किस चीज़ का, फ्रूट्स का, जो हमारे फल हैं। और उसके बाद सबसे कम इंपोर्ट करते हैं हम लोग मसालों का। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है सब कुछ, एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही है। बाकी आपको आज पीपीटी कैसी लग रही है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। ठीक है, काफ़ी अलग तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको पता होगा अपना एक जो टेलीग्राम चैनल है वो तो चला गया है। इसी वजह से यहाँ पर सोचा प्रमोट कर दूँ इसको मैं। वीडियो के अंदर जो नीचे ये आपको टैग दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आप लोगों को इस वीडियो का जो भी PDF वगैरह है जो चाहिए होगा, जो कि चाहिए होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाना और दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना। आपके पास यहाँ पर वो PDF आएगा, जाकर वहाँ पर उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, PDF डाउनलोड करते रहना हर रोज़। और द हिंदू का वीडियो का PDF भी आप लोगों को मिल रहा है, वो अलग तरीके से मैं जनरेट करके दे रहा हूँ, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट यार लाइक कर देना, हमने टारगेट रखा है आज भी यहाँ पर 2000 लाइक्स का। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेकंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल GS पेपर 2 पॉलिटी से आप लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। बात की गई है MG नरेगा वेजेस रिवाइज्ड। मतलब ये भी एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। चर्चा यह है कि आपको पता होगा जो स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट, अब इसके अंदर लोगों को नौकरी दी जाती है। ठीक है, अब जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको काम दिया जाता है 100 दिन का। अब इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, जब इंसान काम कर रहा है तो उसको बदले में वेज यानी मजदूरी मिलेगी। अब वो मजदूरी का जो रेट है पहले वो बहुत कम हुआ करता था, तो उसी रेट को अभी रिवाइज कर दिया गया है। बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। देखेंगे कहाँ कहाँ पर रेट को बढ़ाया गया, कहाँ कहाँ पर कितने कितने तेज़ी से बढ़ा है, प्लस कहाँ पर कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। वो सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर करवाई जाएंगी। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। भाई यहाँ पर चेंजेस कर दिया है, जो भी यहाँ पर MG नरेगा के अंदर वेजेस हैं उनके अंदर बदलाव हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पूरा आर्टिकल लगा दिया, चाहो तो आप लोग रीड कर सको। अब इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर समझते हैं। देखो जो भी ये वेज रेट है यानी मजदूरी का जो भी रेट वगैरह ये सब नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब जो ये हमारे पास MG नरेगा एक्ट है जो 2005 में लाया गया था, इसी का यहाँ पर जो सेक्शन 6 है इसका सब सेक्शन 1 के अंदर ये सारी बातें मेंशन कर रखी हैं और इसी के बेसिस पर हमने वेज रेट के बारे में सारी बातें बता रखी हैं। अब ये जो नया वेज रेट है ये काम करेगा 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से नया वेज रेट लग चुका है, वेजेस बदल चुके हैं। कैसे बदले हैं तो इसको समझना। 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से, मतलब इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं, तो 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में हम लोगों ने देखा है कि लगभग बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो वेज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और जो एक मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो मजदूरी बढ़ी है वो गोवा के अंदर बढ़ी है। 7.14% से बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। गोवा के अंदर जो पहले
मजदूरी दी जाती थी एमजी नरेगा के अंदर में वो 294 रुपीज़ पर डे दी जाती थी 2021-22 के अंदर में, लेकिन 2022-23 में इसको 315 कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गोवा के अंदर देखने को मिली है। और सबसे कम बढ़ोतरी कहाँ पर देखने को मिली है? जो लोवेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पर 1.77% का हुआ है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है 7.14% का, और लोवेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है 1.77% का। कहाँ पर? मेघालय के अंदर में। तो मेघालय के अंदर अगर 230 रुपये पर डे मिल रहे थे तो वो बढ़कर लगभग यहाँ पर 230 रुपये जो 226 मिल रहे थे वो बढ़कर 230 हो चुके हैं। बस पहले 226 मिला करते थे, अब 230, 4 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आप लोग देख पाओगे, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी नीचे। ये सब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर समझाया गया है डिटेल से। अब कुछ और बातें बता देता हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और सबसे कम बढ़ोतरी मेघालय के अंदर हुई है। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं, लगभग 3 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, ना बढ़ा है वेज रेट, ना कम हुआ है, ना मतलब कैसे भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो वो नो चेंज वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है वो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया करंट सिनेरियो कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें चर्चा में हैं। अब बात करते हैं हमारे पास ये जो एमजी नरेगा है आखिरकार ये क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्ट हो गया, स्कीम हो गया, मिशंस हो गए, योजना हो गए, तो इन सब के रिगार्डिंग हर साल हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। जब हम लोग बात करते हैं एमजी नरेगा की, तो एमजी नरेगा अपने आप में एक सबसे बड़ी गारंटी प्रोग्राम स्कीम देखने को मिल जाती है, एक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये, जो कि लोगों को नौकरी देता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है लोगों को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना, 100 दिन का रोजगार देना हर एक फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पर जो एडल्ट मेंबर्स हो गए, जो भी हमारे गांव के लोग हो गए, जिनके अंदर क्षमता है, वो सब यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। खासकर जो अनस्किल्ड काम है, मतलब कि एक तरीके से जिसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही मजदूरी वाला काम वगैरह है, वो सब यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर दिया जाता है हमारे लोगों को। क्लियर हुआ? अब ये काम कैसे करता है, कैसे लोग अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली इस स्कीम का मेजर पर्पज़ ये है कि हम लोग गरीबी को थोड़ा सा कम कर सकें। और इस स्कीम के अंदर जो 1/3 बेनिफिशियरीज है, मतलब 1/3 लोग जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं इस स्कीम का, वो यहाँ पर विमेन आपको देखने को मिलती हैं, हमारी औरतें हैं। उसके बाद जो ये वेजेस है, मतलब ये जो मजदूरी वगैरह है वो कैसे दी जाती है? तो ये जो मजदूरी दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू दी जाती है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग में। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है एमजी नरेगा का वो ये है कि भाई ये एक लीगली बैक्ड गारंटी स्कीम है। मतलब कि आपने अप्लाई किया कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे काम चाहिए, अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आपका जो भी है रिस्पॉन्स वगैरह या फिर जो काम वगैरह वो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, काम नहीं मिला तो आपको कुछ यहाँ पर अलाउंस दे दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक लीगली बैक गारंटी प्रोग्राम ये देखने को मिलता है, जो कि इसकी एक खास अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस स्कीम के अंदर अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो वो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, जो ज़्यादातर राज्य हैं ना, वो यहाँ पर सही से मजदूरी नहीं दे पा रहे, मजदूरी देने में फेल हो गए। वो 15 दिन के अंदर अंदर मजदूरी दे नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे लोग जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल पाता। देखो, एक तो देरी से मिल रहा है पैसा। इनफैक्ट हमने कुछ दिनों पहले कुछ एडिटोरियल्स कवर करे थे द हिंदू के अंदर, जहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि भाई महीने महीने लेट हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने लेट यहाँ पर उनको अपनी मजदूरी मिल रही है। और जब इतना लेट कर रहे हो तो आप थोड़ा कंपनसेशन दे देते अलग से, तो जिससे कि यहाँ पर उस मजदूर आदमी की हेल्प हो जाती है, लेकिन वो कंपनसेशन वगैरह भी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो एमजी नरेगा से वो यहाँ पर थोड़ा लूज होता चल रहा है। वो यहाँ पर अपना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता ही नहीं, ज़्यादा रुचि रखता ही नहीं है इस स्कीम के अंदर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम या चैलेंज आप कह सकते हो वो यह है। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे कास्ट के बेसिस पर पेमेंट्स होती हैं। पहले यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की पेमेंट होती है, उसके बाद यहाँ पर जो भी नॉन SC ST वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट होती है। तो इसी में यहाँ पर थोड़ा वक्त निकल जाता है। जो नॉन SC ST वाले वर्कर्स हैं इनकी पेमेंट आते आते बहुत टाइम हो जाता है। हमने पिछले साल दिवाली के टाइम पर इस आर्टिकल कवर किया था, मतलब ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली कवर किया था कि बहुत सारे नॉन SC ST वर्कर्स को बहुत लंबे समय से 4-4 महीने से उनको वेज, अपनी जो मजदूरी है वो नहीं मिल पाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ना वो कहाँ पे पड़ता है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कुछ राज्यों के अंदर बहुत बुरी तरह से पड़ता है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो पुअरर स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। ये लोग थोड़े ज़्यादा सफ़र करने लगते हैं जब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2011 में एमजी नरेगा को लेकर ही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग,
हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहला यहाँ पर ऑप्शन है एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउस होल्ड। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एमजी नरेगा के अंदर मतलब कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो क्या SC ST वाले हैं? बस नहीं, नॉन SC ST वाले भी हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ऐसा भी नहीं है, अभी हमने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ गरीबी के रेखे के नीचे वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। तीसरा यहाँ पर एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला यहाँ पर एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एडल्ट मेंबर्स हैं कैसे भी तरीके के, कैसे भी हाउस होल्ड के हैं, वो सब यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं एमजी नरेगा के। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आप लोग को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। GS पेपर 3 एनवायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बात की गई है इंडियन टेंट टर्टल के बारे में, और यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर डायरेक्टली नाम को लेकर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है जो इंडियन टेंट टर्टल है इसको आज के टाइम पर वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिया गया है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, मतलब अभी से कुछ मिनट बाद, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ा दूंगा। ये एक्ट क्या है, इसका शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग जो कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ को लेकर वो कभी नहीं होगा। तो क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, इस WPA एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर इंडियन टेंट टर्टल को डाल दिया गया। अब इससे क्या होगा, इससे हमें इन टर्टल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं इनकी प्रजाति खत्म ना हो जाए, क्योंकि इंडियन टर्टल की प्रजाति खत्म हो रही है, इनकी प्रजाति काफ़ी खतरे में है, क्योंकि लगातार बहुत इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से माइनिंग चलती है नर्मदा रिवर के अंदर। ठीक है, इलीगल माइनिंग मतलब यहाँ पर एक तरीके से अवैध तरीके से खुदाई वगैरह चल रही है नर्मदा रिवर के अंदर, जिसकी वजह से इन टर्टल्स को काफ़ी बड़ा खतरा पहुँचता है। ये जो टर्टल है इनका व्यापार वगैरह भी देखने को मिल जाता है एज अ पेट एट एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से इनको खरीदा बेचा जाता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी हद तक थ्रेट यानी खतरा रह जाता है इनकी लाइफ को। मुद्दा यह है कि इंडियन टेंट टर्टल को अभी शेड्यूल 1 ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डाला गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये जो एक्ट है ना, बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे कंट्री के जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जानवर हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं, इनको प्रोटेक्शन देता है, इनको बचाने का ये काम करता है। ठीक है, और उसके बाद वही वाली बात है कि देखो यहाँ पर हम लोग बचाते हैं इनको ताकि इंश्योर कर सके हम लोग अपने एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध प्रजाति भी खत्म होती है तो इससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक नेटवर्क ऑफ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को यहाँ पर बनाता है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को बचाने की बात करते हैं। प्लस ये अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को प्रोवाइड करवाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। तो ये यहाँ पर एक्ट का काम हुआ। लेकिन इसी एक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि WPA ये प्रोवाइड करवाता है वाइल्ड लाइफ जानवरों को बचाने के लिए। तो ये 6 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, जो अभी हमने बात करा था इंडियन टेंट टर्टल के बारे में, इस टेंट टर्टल को शेड्यूल 1 में अभी डाल दिया गया है। तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 ये बोलता है कि इसके अंदर जो भी प्रजातियां होंगी उनको ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा गहराई से उनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से उनको बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रजाति काफ़ी खतरे में है। और अगर कोई व्यक्ति उस प्रजाति का शिकार करता है तो बेसिकली उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगेंगी, मतलब कोई भी अगर इस कानून को तोड़ता है तो पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाएंगी उसके ऊपर। ये सारी बातें शेड्यूल 1 के अंदर बोली गई हैं। और इसी WPA एक्ट 1972 का शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 ये बोलता है कि जो भी एनिमल्स इस लिस्ट के अंदर में है, ठीक है, उन सबको भी अगेन हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इनको आप बिल्कुल भी इनका शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारी बातें आपको शेड्यूल 2 के अंदर वाले जानवर के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो दे कैन नॉट बी हंटेड, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 है वो क्या बात करता है, इस लिस्ट के अंदर जो भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है कोई एंडेंजर्ड नहीं है, मतलब इनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, और लेकिन इनको फिर भी प्रोटेक्शन दी जाती है। और ये भी यहाँ पर है कि भाई अगर मान लो किसी ने कोई यहाँ पर कानून तोड़ दिया तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है। लेकिन जो ऊपर वाले दोनों जानवर के लिए पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और बहुत ज़्यादा कड़ी पेनल्टी है। नीचे वाले के लिए जो अगर आपने हंटिंग वगैरह कर दिया तो पेनल्टी इतनी ज़्यादा कड़ी नहीं है, लेकिन है पेनल्टी तब भी। उसके बाद शेड्यूल 5 क्या बोलता है, शेड्यूल 5 यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी एनिमल्स इसके अंदर आता है उसको आप लोग हंट कर सकते हो, उसका शिकार किया जा सकता है।
और इसी एक्ट का शेड्यूल 6 क्या बोलता है? शेड्यूल 6 वो ये बोलता है इसके अंदर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन, मतलब कि जिसका आप लोग व्यापार नहीं कर सकते, ठीक, जिसको आप लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, वो सारे प्लांट्स आपको शेड्यूल 6 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या क्या शेड्यूल्स हैं वो मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं। तो अभी शेड्यूल 1 के अंदर इसी वाले टर्टल को डाला गया था, इंडियन टेंट टर्टल। इसका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जरूर जान लो आखिरकार टॉर्टोइस और टर्टल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता होता, सब सोचते हैं सब कछुए हैं ये, लेकिन टर्टल टॉर्टोइस के बीच में एक डिफरेंस होता है, बेसिक सा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे हो ये है टर्टल का और इधर वाला पिक्चर है टॉर्टोइस का। हम लोग बात करें तो सारे टर्टल टॉर्टोइस नहीं होते और सारे टॉर्टोइस टर्टल नहीं होते, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे आप लोग पहचान कर सकते हो। जो टॉर्टोइस होता है ना, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये डोम शेप का होता है, ठीक है, ऐसा डोम एक गुंबद सा बना हुआ होता है। लेकिन जो टर्टल है, टर्टल में यहाँ पर फ्लैट शेप होता है, ज़्यादा गुंबद नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुंबद है, यहाँ पर गुंबद नहीं है। उसके बाद जो टर्टल होता है, दूसरा मेजर डिफरेंस, टर्टल आपको समुद्र में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो टॉर्टोइस होता है ये आपको ज़्यादातर ज़मीन पर देखने को मिलता है। और जो टर्टल होता है ये प्लांट्स, मतलब कि हमारे पेड़ पौधों के साथ साथ एनिमल्स भी खा लेता है, मतलब एक ओमनिवोर होता है। लेकिन जो टॉर्टोइस होता है ये सिर्फ और सिर्फ वेजी लवर होता है, मतलब कि वेजिटेरियन आपको देखने को मिल जाता है। टॉर्टोइस का जो फुट होता है, पैर होता है, वो थोड़ा चंकी सा आपको ये फुट देखने को मिलेगा, थोड़ा भारी भरकम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आपको यहाँ पर फ्लिपर सा थोड़ा सा फुट देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ मेजर से डिफरेंसेस हैं टर्टल और टॉर्टोइस के बीच में। आई होप आप लोग इसके बारे में ज़रूर समझ जाओगे। अगर हम लोग बात करें, यही सिंपल सी चीज़ें थी जो कि आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन टेंट टर्टल के बारे में। इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि IUCN स्टेटस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। IUCN के अंदर जो IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है, इसका यहाँ पर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में देखने को मिलता है। लीस्ट कंसर्न मतलब यहाँ पर है अच्छी खासी प्रजाति है अभी, फिर भी यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार, लेकिन इसकी हंटिंग वगैरह हो रही है। अदरवाइज इस प्रजाति के और भी मतलब इस प्रजाति को और भी खतरा पहुंचता है, प्रजाति और खत्म होती तो इसके ऊपर नियर थ्रेटन में पहुंच जाएगी, और खत्म होती है तो वल्नरेबल के अंदर, और कम हो जाती है तो एंडेंजर्ड के अंदर, और कम हो जाती है तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर, और कम हो जाती है तो कोलैप्स, मतलब कि पूरी तरह से खत्म हो जाती है प्रजाति, विलुप्त हो जाती है, तो वो कोलैप्स कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये IUCN की रेड लिस्ट है, इसके अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर ये हमारा इंडियन टेंट टर्टल आता है। जब हम बात करते हैं इंडियन टेंट टर्टल की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंगशुरा टेंशोरिया। ये एक स्पीशी, एक प्रजाति है टर्टल की, जो कि गॉयमाइडे फैमिली से बिलोंग करती है। ये प्रजाति आज के टाइम पर इंडिया और बांग्लादेश में ही केवल देखने को मिलती है, और ये प्रजाति मतलब साफ पानी में रहना पसंद करती है। ये आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश 3 जगह पर देखने को मिलेगी, और इन तीनों जगह पर इनकी 3-3 अलग अलग स्पीशियाँ, मतलब 3-3 प्रजातियाँ मिलती हैं। एक तो होता है PT टेंशोरिया, एक होता है PT सर्कमडेटा, और तीसरा होता है PT फ्लेविवेंटर। तो ये 3 प्रकार की आपको प्रजातियां इन तीनों देशों में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं भारत के अंदर तीनों प्रजातियां मिलती हैं, वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। T टेंशोरिया जो है पहली वाली जो प्रजाति है, ये भारत के अंदर ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय में देखने को मिल जाती है। और T सर्कमडेटा ये आपको वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, रिवर्स ऑफ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में देखने को मिल जाती है। उसका जो लास्ट वाली है TT फ्लेविवेंटर, ये आपको नदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा देखने को, मतलब जो गंगा की हमारी नॉर्थ साइड वाली सहायक नदियां हैं उसके अंदर, प्लस उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर यहाँ पर ये वाली प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो इंडियन टेंट टर्टल के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जाना, टर्टल टॉर्टोइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों ने जाना। चलो अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस आर्टिकल को PIB से उठाया गया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ पर सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने आर्टिकल पब्लिश किया और बताया, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उद्घाटन कर दिया है कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का है, जो कि नेचुरल फार्मिंग को आगे हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। तो नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, वो सारा काम करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है मैनेज।
ठीक है। ये जो मैनेज इसको बनाया गया था 1987 में, इसका काम है भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को लेकर चलना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ के ऊपर ये काम करने वाला है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब है जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको जानकारी देना नेचुरल फार्मिंग के बारे में, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएँ, फूड सिक्योरिटी को बढ़ा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और अपनी लाइवलीहुड को वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली बात यह है कि हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के बारे में चर्चा कर रही है कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे। नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? तो नेचुरल नाम से पता चल रहा है भाई यहाँ पर केमिकल फ्री फार्मिंग है। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन है ये एक केमिकल फ्री फार्मिंग है और लाइफ स्टॉक बेस्ड है, मतलब जो गाय भैंस है उनका गोबर वगैरह का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसने पूरी तरह से प्रॉमिस कर रखा है कि हम फार्मर्स यानी किसान भाइयों की इनकम को बढ़ाएंगे और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहली बात, आपका जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का उपजाऊपना बढ़ेगा, क्योंकि आप कोई भी केमिकल, कोई भी यहाँ पर खाद का जिसमें जहर है, वो टॉक्सिकनेस है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी यानी हमारी मिट्टी का उपजाऊपना वापस आएगा। एनवायरमेंटल हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव होगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप जो एमिशंस वगैरह हो रहा था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो कम हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन दोगे। नाउ ये जो नेचुरल फार्मिंग अप्रोच है ना, इसके बारे में सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन किया था मसानोबु फुकुका ने। अब ये कौन है? एक जापानीज फार्मर है, फिलोसोफर हैं। 1975 में उन्होंने एक बुक है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, इसके अंदर ये बातें मेंशन करी हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नेचुरल फार्मिंग है इसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बोला जाता है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रह को हम लोग बचा सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है क्योंकि इससे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये तो हुई हमारी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा कि हाँ बाहर की कंट्रीज़ क्या बोलती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर बात करें, जो नेचुरल फार्मिंग है इसको प्रमोट किया जाता है एज अ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, और इसको प्रमोट किया जाता है इस प्रोग्राम को एक योजना के अंडर में जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। नाउ ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम है इसका मेजर मकसद है कि हम लोग अपने पुराने ज़माने की जो हमारी खुद की बनाई हुई प्रैक्टिस हुआ करती थी, हम लोग उसका इस्तेमाल करें अपने एग्रीकल्चर के अंदर में, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, जो आज के टाइम पर बाहर से नए नए प्रकार के फर्टिलाइजर्स खरीदे जा रहे हैं वो सब हम लोग कम कर पाएंगे, हम लोग खुद नेचुरल तरीका यूज़ कर पाएंगे। जो नेचुरल फार्मिंग है इसका नाम से पता चल रहा है भाई यहाँ पर आर्ट, प्रैक्टिस और यहाँ पर सब साइंस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ नेचर से जुड़ा होगा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा पाएंगे कम लगाकर, कम इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत कुछ मिलेगा हम लोग को। लेकिन अब बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग का आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो नेचुरल फार्मिंग को बोला जाता है भाई कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते दाम में आप एक बहुत अच्छी खेती कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार वगैरह बढ़ता है, प्लस यहाँ पर हमारा गाँव के एरिया में डेवलपमेंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। ना ये जो नेचुरल फार्मिंग है ये कोई भी केमिकल का यूज़ करती नहीं है, हमने इसको पढ़ लिया, तो इससे कोई हेल्थ रिस्क नहीं होगा, कोई हैजार्ड नहीं फैलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे कहीं कहीं पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कोई कोई इतना ज़्यादा छिड़काव हो जाता है कि उससे यहाँ पर लोग मरने लगते हैं। एग्जाम्पल आप इंडोसल्फान का ले सकते हो, है ना, एक क्राइसिस आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और जो खाना होगा, जो फूड हमारे पास मिलेगा नेचुरल फार्मिंग से, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसके अंदर देखने को मिलेंगे, हाई न्यूट्रिशन वाला फूड देखने को मिलेगा वो, जो कि हम लोग की हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर करेगा। ये इसका फ़ायदा है। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या बताया गया कि देखो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग मतलब सॉइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या है, जो ये हम लोग पहले वाली फार्मिंग वगैरह करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारा अननेसेसरी पानी वगैरह भी खर्च हो जाता है, पानी वगैरह इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में यहाँ पर बहुत बूंद बूंद भी पानी बहुत आराम से यूज़ किया जाता है। तो मतलब नेचुरल फार्मिंग में जो पानी है वो बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है और मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नेचुरल फार्मिंग में एक ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी फालतू का वाटर लॉस नहीं होगा। फिर लास्ट में यहाँ पर हम लोग लाइव स्टॉक का यूज़ करते हैं इस अपने फार्मिंग सिस्टम में, मतलब कि लाइव स्टॉक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि मान लो जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, जैसे कि जीवामृत और बीजामृत। जीवामृत और बीजामृत को कैसे बनाते हैं, यानी गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, तो यहाँ पर कुछ और नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है और इसी खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं खेती के अंदर, और इसी से यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी और ज़्यादा फलती फूलती है, जिसी को हम लोग नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस भाई हेल्थ बेनिफिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपकी हेल्थ डेफिनेटली काफ़ी अच्छी रहने वाली है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर।
देन उसका अगला आर्टिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसको अगेन रिलेट कर सकते हो। बात की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अच्छा, इससे पहले जो हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ा है उसको आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक स्टैंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, तो आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा और फिर आपको फिर ज़िंदगी भर ये याद रहने वाला है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये चर्चा में है, द हिंदू के अंदर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जल्दी एक केस लेने वाला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर इसका डिस्कशन जल्दी होगा, जल्दी चर्चा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स वापस से आने वाला है। तो होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल बेसिक से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरीके से कागज़ है, एक बॉन्ड है जिसको हम लोग परचेज करते हैं। मतलब कोई भी सिटीजन परचेज कर सकता है, कोई भी कंपनी परचेज कर सकती है, और परचेज करके वो जो पैसा है, ऑब्वियसली बात, आपने परचेज किया है वो कागज़, तो आप लोगों ने उसके बदले में पैसा दिया है। जो वो पैसा दिया है वो कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसके लिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए। क्लियर हुआ? तो आपकी कोई भी आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्लोज नहीं की जाती, किसी को कुछ नहीं पता चलता किसने कितना डोनेशन दिया है, तो ये यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कर लिया जाता है। नाउ यहाँ पर एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है ये, कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, लेकिन कहाँ से खरीद पाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस होती है, वहीं से जाकर उसको खरीद सकता है। उसको खरीद कर वो जो कागज़ है ले जाके अपनी मनपसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को ले जाकर दे दे, मतलब आपने डोनेशन कर दिया, लेकिन वो डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से होता है। अब ये असल में इलेक्टोरल बॉन्ड दिखता कैसे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख पाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस बॉन्ड को परचेज किया जाता है, ये एक सैंपल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग सैंपल्स हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। जैसे ये 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये भी 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड है, 15 दिन तक वैलिड रहता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेंगी, आगे मैं इसके बारे में और बताऊँगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे दिखता है, क्लियर हुआ। अब जो सिटीजन्स होते हैं या फिर कोई भी कॉर्पोरेट यानी कोई भी कंपनी है, वो सब डोनेट कर सकते हैं अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को, और वो जो डोनेशन होगा वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से होगा। पहले आपको बैंक के जाना होगा, स्टेट बैंक की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में, वहाँ पर जाकर पैसा देना होगा, वो आपको बॉन्ड देंगी, वो बॉन्ड ले जाकर आप लोग अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम करवा लेगी, उसके पास वो पैसा आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कैसे वर्क करता है? पहला स्टेप, आपको बैंक के पास जाना है, नोटिफाइड बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर देगा आपको पेमेंट कर देनी है चेक और डिजिटल पेमेंट से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड आएगा ले जाकर आपको एक तरीके से अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे देना है। लेकिन अब ये बॉन्ड कितने कितने रुपए तक का हो सकता है, वो सारी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से समझ रहे हैं तो पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे। देखो, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारे भारत का नागरिक है, या कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, वो सब एलिजिबल हैं, वो सब यहाँ पर इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं, वो सब एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको परचेज किया जाता है अलग अलग वैल्यूज़ पर। कोई 1000 का भी बॉन्ड परचेज कर सकते हो, 1000 के बाद 10,000 का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, और इतने इतने रुपए के मल्टीपल बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हो। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है ऊपर, तो कोई भी अपर लिमिट नहीं, आप कितना भी यहाँ पर कितना भी डोनेशन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कर सकते हो। अब जो भी परचेजर होगा, जो भी यहाँ पर बॉन्ड को परचेज करेगा, उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है आप बॉन्ड को परचेज करो, आपको एक KYC मतलब नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भरना होगा, एक पेमेंट करनी होगी एक बैंक अकाउंट से, और उसके बेसिस पर सारा काम हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जब बॉन्ड आ जाएगा तो उस बॉन्ड की ज़िंदगी यानी उसकी जो लाइफ है वो यहाँ पर 15 दिन की है, 15 दिन बाद वो बॉन्ड किसी काम का नहीं बचेगा। अब जो भी डोनर्स होते हैं, मान लो किसी ने 20,000 रुपये से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, किसी ने 20,000 रुपये से कम का डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको अपना पैन कार्ड वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर अगर इससे ऊपर का जो भी पेमेंट वगैरह होता है, डोनेशन होता है, उसमें यहाँ पर हमारी कुछ आइडेंटिटी डिटेल्स यानी पैन कार्ड, जो परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह है, वो इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ। कैसे काम करते हैं, क्लियर हुआ। एलिजिबल कौन कौन है, हर कोई व्यक्ति है। कितने कितने रुपए के हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। से SBI यहाँ पर आपको ये देगा। लाइफ स्पैन 15 दिन का है, ये आप लोगों ने देख लिया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसके ऊपर कुछ रुकावटें लग गई थी पहले, जिसको कैसे कैसे बदलाव किया गया जिसके अंदर, वो आपको बताता हूँ। देखो, पहले यहाँ पर कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती थी। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती थी, ये सब कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन था। ठीक है, अब कोई भी किसी कभी कंपनी को पहले अगर डोनेशन देना था तो उसका जो डोनेशन है वो यहाँ पर एक मैक्सिमम 7.5% ऑफ इट्स एवरेज 3 ईयर नेट प्रॉफिट का होता है। मतलब कि उसका 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका 7.5% तक वो डोनेशन कर सकता था। ये सारी बातें कंपनीज एक्ट सेक्शन 182 के अंदर मेंशन है। तो ये पहले वाले रूल्स थे, लेकिन इसके अंदर बदलाव कर देती है सरकार।
बदलाव क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर एक अमेंडमेंट पास करती है फाइनेंस बिल के अंदर। अमेंडमेंट कर ये इंश्योर कर देती है कि भाई ये जो प्रोविजन है ये सब कंपनी के ऊपर लागू नहीं होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के केस में। जो भी इंडियन कंपनी होगी या कोई विदेशी कंपनी होगी या कोई भी शेल कंपनी होगी, वो सब आराम से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं बिना किसी को इन्फॉर्म करे हुए। ठीक है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, आराम से डोनेशन हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर जो भी कंपनीज अगर डोनेशन दे रही थी उसको अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में, कहाँ पर अपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर में कि हाँ हमने यहाँ पर इतना इतना डोनेशन दिया है इस पॉलिटिकल पार्टीज को। क्लियर हुआ? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई थी कब, जब फाइनेंस बिल के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस को समझ गए होंगे। नाउ अब इन्हीं बॉन्ड्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर चलती हैं। दिक्कतें क्या क्या हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है ओपेक फंडिंग। ओपेक फंडिंग मतलब यहाँ पर भाई फंड कितना जा रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब जो भी डोनर होगा, जो पैसा दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगी। ठीक है, किसी को रिवील नहीं की जाएगी, किसके पास फंडिंग की गई है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा आया है, कुछ भी यहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है। दूसरी प्रॉब्लम है भाई डोनेशन अनलिमिटेड है, आप कितना भी पैसा यहाँ पर डोनेट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जो अमेंडमेंट्स किए गए थे इन द फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर, इसके अंदर अनलिमिटेड डोनेशन कर दी गई। भाई फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल व्यक्ति वो सब यहाँ पर अनलिमिटेड तरीके से डोनेट कर सकते हैं बिना किसी सोर्स ऑफ फंडिंग के रिकॉर्ड दिए हुए। तो ये अपने आप में एक कंसर्न बन जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें मतलब एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स की तरह देखी जाती हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। क्लियर हुआ? बाकी हमने अभी इंडियन 10 टर्टल्स के बारे में जान लिया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, उसके बाद एक और आर्टिकल हमारे पास है। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। अभी हमने वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया, आपको मालूम होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे को ऑब्जर्व किया है। अब की बार का जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। हमारा यहाँ पर प्लैनेट और हमारी हेल्थ करके यहाँ पर अब की बार का थीम देखने को मिल जाता है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हर साल 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका आइडिया बेसिकली यहाँ पर लाया गया था पहली हेल्थ असेंबली 1948 के अंदर में, और इस आइडिया को इफेक्ट में लाया गया, वर्किंग में लाया गया 1950 में। उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे का सेलिब्रेशन बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म भी हुआ था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड हेल्थ डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे मार्क कर सकें। ये भी 7 अप्रैल 1948 की बात है। अब मतलब कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या है ना, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। हेल्थ इंपॉर्टेंट, हेल्थ मेंटल हेल्थ हो गई, मैटरनल और चाइल्ड केयर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारे एक इंपॉर्टेंट इश्यूज बन चुके हैं। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। और थीम क्या है? थीम मैं आपको बता ही चुका हूँ, थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि भाई इस डे की हम लोग को आवश्यकता क्यों है। क्योंकि दुनिया भर में लगभग 13 मिलियन के आसपास डेथ हो रही हैं और डेथ हुई हैं लगभग 13 मिलियन के आसपास, जो कि हम लोगों ने एनवायरमेंटल कॉजेज़ को अवॉइड कर, मतलब हमारे एनवायरमेंट के कारण की वजह से वो डेथ हुई हैं, जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। तो इसकी वजह से हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ डे की आवश्यकता है। प्लस क्लाइमेट क्राइसिस आज के टाइम पर बन चुके हैं, जो कि सबसे बुरी तरह से ह्यूमैनिटी को वो ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। मतलब लगातार हमारा क्लाइमेट वार्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कंसर्न बन चुका है। उसके बाद 90% से भी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी एयर, जो मतलब कि जो गंदी गंदी हवा है, ठीक है, गंदगी भरी पड़ी हवा के अंदर पॉल्यूटेड हवा है, उसको ब्रीथ कर रहे हैं। तो मतलब 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस पॉल्यूटेड एयर को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक ने यहाँ पर हमारी कमर और तोड़ दी है। हमें बताया कि इनफैक्ट हमारा हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और कितने सारे यहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिले हैं। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, इस पेंडेमिक ने बताया। तो इसकी वजह से हम लोग को आवश्यकता है कि भाई यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करें और लोगों को बताएं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पर। प्लस अलग अलग वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी लोगों की जान को खतरा पहुँच रहा है। लोगों के खाने मतलब फूड चेन के अंदर वो प्लास्टिक पहुँच जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मान लो प्लास्टिक फेंक दिया हमने, यहाँ पर समुद्र में किसी मछली ने वो खा लिया प्लास्टिक और वो मछली को कोई इंसान खा रहा है, तो यहाँ पर उसके फूड चेन के अंदर वो सामान आ रहा है।
तो इसकी वजह से यहाँ पर अफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी है। क्लियर हुआ। बाकी मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा ये बोलता हूं कि देखो, हेल्थ केयर को लेकर भारत में क्या सिचुएशन है ये जरूर याद रखना। इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर। पिछले 5 सालों में हमने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा है 22% का, लेकिन कोविड-19 ने यहाँ पर 5 साल की मेहनत खराब कर दी, यहाँ पर सब कुछ बेकार कर दिया, हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से डाउन आ गया। अगर हम लोग बात करें कंबाइंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब हेल्थ सेक्टर के ऊपर जितना भी खर्चा कर रही है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो हमारे जीडीपी का 1.29% है, जो कि बहुत कम है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ इतना प्रतिशत पैसा खर्च रहा है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। जबकि अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स ग्रुप की, ब्रिक्स ग्रुप के अंदर आपको भारत भी देखने को मिलता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो यहां पर भारत देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पूरे ब्रिक्स ग्रुप की बात करें तो ब्राजील अपने जीडीपी का 9.2% स्पेंड करता है अपने हेल्थ सेक्टर पर, और साउथ अफ्रीका 8.1%, रशिया 5.3% और चाइना 5%। और उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर इंडिया कितना कर रहा है, जीडीपी का 1.29%। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात देखने को मिल जाती है, इसको हम लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा हेल्थ केयर को लेकर सिचुएशन इंडिया के अंदर। आई होप आपको एक बातें क्लियर हो चुकी हैं। फटाफट हम लोग एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, जैसा आप लोग की हमेशा डिमांड रहती है, एक ओवरव्यू, एक रिवीजन ले लिया करो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस लगाने होते हैं, मैं क्वेश्चंस आज भी नहीं लगा पाया हूँ। आपको पता होगा कुछ इश्यूज हो रहे थे ना, टेलीग्राम को लेकर मैं चीज़ें सेट कर रहा था, प्लस उसके बाद कुछ लिंक वगैरह सेट कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट कोशिश करूंगा कि अब वैसे तो हमारा कल रिवीजन डे रहने वाला है, तो मैं आपको मंडे से जो है क्वेश्चन लगा दिया करूंगा, रेगुलर आपको क्वेश्चन लगे हुए मिलते रहेंगे। तो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडोनेशिया के पाम ऑयल क्राइसिस के बारे में और इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है। वो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल यहाँ पर उठाकर लगा दिया गया है। तो हमने देखा भाई क्यों इंडोनेशिया के अंदर ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है, पाम ऑयल क्या है, इंडोनेशिया की लोकेशन हम लोगों ने देखी है। फिर पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। इंडोनेशिया के बाद यहाँ पर दूसरी कंट्री मलेशिया है। कितना कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो मैंने आपको बताया। महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर ये चार्ट्स हम लोगों ने कवर करे हैं। उसके बाद ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और डोमेस्टिक लेवल पर मतलब इंडोनेशिया के अंदर खुद यहाँ पर जो भी पाम ऑयल है वो बिल्कुल कम हो रहा है, इसका शॉर्टेज हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या क्या है, तो कारण मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद बायोफ्यूल्स यानी कि पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के अंदर ये लोग ब्लेंड कर रहे हैं इस पूरे ऑयल को, जिसकी वजह से अगेन एक कंसर्न उठ रहा है। उसके बाद भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो भारत के ऊपर भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा मलेशिया की तरफ, और भारत भी यहाँ पर एक दुनिया का बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर देखने को मिल जाता है। फिर हमने प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने पूछा था कि 2019 के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा भारत ने क्या इंपोर्ट किया है, तो वो है वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया एमजी नरेगा के बारे में कि भाई यहाँ पर जो भी मजदूरी मिलती है उसका रिवीजन कर दिया गया है, मतलब उस मजदूरी को बढ़ा दिया गया है कुछ राज्यों के अंदर यहाँ पर तेज़ी से बढ़ा है। गोवा के अंदर 7.14% से इंक्रीमेंट हुआ है, मेघालय के अंदर कम इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एमजी नरेगा क्या है मैंने आपको बताया, 100 दिन का काम दिया जाता है, प्लस यहाँ पर इस स्कीम के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, प्लस उसके बाद 2011 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जाना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, द हिंदू के अंदर आर्टिकल था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉन्ड है जो कि हम लोग परचेज करते हैं एसबीआई से। कुछ इस प्रकार से बॉन्ड ये आप लोग को दिख रहा है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, और कैसे कैसे लिया जाता है, हम लोग एक बैंक के पास जाते हैं, बैंक से यहाँ पर पैसा देते हैं और वहाँ से बॉन्ड लेते हैं, फिर हम लोग अपनी मनपसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को ले जाकर वो दे देते हैं, जिससे यहाँ पर हम लोग एक डोनेशन देते हैं। और इस मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डोनेशन है इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी अपर लिमिट डिटेलिंग देखने को मिलती नहीं है। कैसे काम करते हैं हमने डिस्कस किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या क्या परेशानियां देखने को मिल रही थी और अब कैसे कैसे इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो हमने डिस्कस करी हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में इंडियन टेंट टर्टल्स के बारे में डिस्कशन किया। इंडियन टेंट टर्टल को आज के टाइम पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिया गया है। WPA एक्ट क्या है, इसके शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक क्या क्या बोलते हैं वो हमने डिस्कस किया। इंडियन टेंट टर्टल आज के टाइम पर काफ़ी खतरे में है क्योंकि इलीगल माइनिंग चल रही है नर्मदा रिवर में, वो डिस्कशन हुआ। टॉर्टोइस और टर्टल के बीच में क्या डिफरेंस है हमने वो डिटेल से कवर किया। ठीक है, और हमने अच्छे से कवर किया कि हाँ भाई क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने देखा कि इंडियन टेंट टर्टल का जो IUCN स्टेटस है वो बेसिकली लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा खतरे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो आपको भारत, नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिलती हैं। 3 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, टी टेंशोरिया और टी सर्कमडेटा और टी फ्लेविवेंटर।
तो ये 3 प्रजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रजातियाँ भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं, हमने डिस्कस किया। फिर WPA एक्ट के बारे में जाना, इनके 6 के 6 शेड्यूल्स हम लोगों ने कवर करे। फिर उसके बाद ये तो हमने कवर कर ही लिया था। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। PIB का एक आर्टिकल था, तो अभी हम लोग जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने उद्घाटन किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। नेचुरल फार्मिंग के बारे में सिखाया जाएगा, हमारे फार्मर्स को यहाँ पे नॉलेजेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेचुरल फार्मिंग क्या है, तो बेसिकली केमिकल फ्री फार्मिंग है, जहाँ पर केमिकल का यूज़ नहीं होता वो नेचुरल फार्मिंग है। इसके बारे में जो भी बातें हैं वो सब यहाँ पर एक व्यक्ति हैं मसानुबो फोकुका, इन्होंने बताया था, एक जापानीज़ फार्मर फिलोसोफर हैं, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर भारत को लेकर क्या सिनेरियो है, प्लस नेचुरल फार्मिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, कैसे यहाँ पे हम लोग की जान बचा सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकता है, प्लस हमारे यहाँ पर बेसिकली हेल्थ को बचा सकता है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था, क्योंकि हम लोगों ने 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया, इसको लेकर आर्टिकल चर्चा में था। क्यों हम लोग मनाते हैं इस डे को, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने जाना कि हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भारत में क्या सिचुएशन है, भारत अपने GDP का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, और ब्रिक्स कंट्रीज़ में सबसे कम भारत ही खर्च कर रहा है, बाकी सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च कर रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आप लोगों का ये रिविजन भी हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।